2015 में मतपत्र लेखा तैयार करना होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बतला दें, हमें पंच पद के लिए, सरपंच पद के लिए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार करना होगा। साथ इसके साथ ही यदि आपके पोलिंग में 3 पंचों का चयन हो रहा है या चुनाव हो रहा है, तो आपको पंच पद के लिए 3 मतपत्र लेखा तैयार करने होंगे। तो आइए साथियों जानते हैं कि किस प्रकार से हमें मतपत्र लेखा तैयार करना है। साथियों, सबसे पहले अगर हम पंच पद के लिए इसको तैयार करेंगे तो यहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे और जिस वार्ड से पंच का चयन हो रहा है या चुनाव हो रहा है वहाँ पर उसका वार्ड क्रमांक यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि आप सरपंच पद के लिए मतपत्र लेखा तैयार करेंगे तो केवल ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, वार्ड क्रमांक छोड़ देंगे। और यदि आप जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ जनपद पंचायत का नाम लिखेंगे और जनपद पंचायत का जो वार्ड क्रमांक होगा वह यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही यदि आप जिला पंचायत के लिए मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं तो ऊपर की फिलिंग नहीं करेंगे और यहाँ पर हमें जिला पंचायत में ज़िले का नाम लिखेंगे और जो ज़िले पंचायत का वार्ड क्रमांक होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आगे जहाँ लिखा हुआ है मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक, यहाँ पर हमें अपने मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक लिखना है। इसके बाद लिखा हुआ है खंड का नाम। खंड के नाम के आगे हमें विकास खंड का नाम यहाँ पर लिखना है। अब साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव मतपत्रों के माध्यम से हो रहा है। तो हमें पंच पद के लिए, सरपंच पद के लिए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग मतपत्र मिलेंगे। जैसे हम कहें कि हम इसको सरपंच पद के लिए भरना है तो यहाँ लिखा हुआ है पीठासीन अधिकारी को प्राप्त मतपत्रों की संख्या। यदि आपको 001 से 500 तक के मतपत्र लेखा मतपत्र मिले हुए हैं तो आपको यहाँ पर 001 से 500 लिख देना है और कुल संख्या आपको यहाँ पर 500 भर देनी है। साथ ही इसके बाद अगला कॉलम है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि मतदान केंद्र पर जो आपके पास मतपत्र बचेंगे उनकी संख्या यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कहें अपने पास कुल 500 मतपत्र प्राप्त हुए थे और 500 में हमें 50 मतपत्र हमने उनका उपयोग नहीं किया है, तो हम यहाँ 451 से 500 तक यहाँ भर देंगे। इस प्रकार से कुल संख्या होती है 50। साथ ही यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें 500 में सीधे 451 घटाना है और एक जोड़ देना है, तभी यहाँ 50 हो पाएगा। अन्यथा यहाँ आपको एरर बताएगा और यहाँ आप 49 लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस करना है या घटाना है। जैसा भी आपको बतलाया कि कुल संख्या 500 थी और आपने 50 मतपत्रों का उपयोग नहीं किया है, तो आपको माइनस करना है 500 में 50, तो आएगा 450। इस प्रकार से मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या आप निकाल सकेंगे। आगे लिखा है मतदान केंद्र में उपयोग में लाए गए किंतु पेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या।
साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ मतपत्र जो हैं त्रुटि के कारण जो है निरस्त करेंगे, और जो टेंडर बोर्ड वगैरह हैं, तो टेंडर बोर्ड को आपको पेटी में नहीं डलवाना है, उसको लिफाफे में डलवाना है, तो उसको यहाँ काउंट करेंगे। और कुछ मतपत्र ऐसे होंगे जिनको रद्द करना है। रद्द कैसे करना है? कोई मतदाता आता है, कहता है कि मुझे भाई पंच का डालना है और सरपंच का वोट नहीं डालना है, तो वो हमें उससे वापस ले लेना है और उसको रद्द की सील लगाना है और उसको अलग लिफाफे में रखना है। तो ऐसा तो जानते हैं, यहाँ पर फिलिंग कैसे करेंगे। साथियों, पहला लिखा हुआ है, मुद्रण या लेखन त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। जैसे हम आपसे बताएं कि मान लो अपने पास 5 मतपत्र ऐसे हैं जिनकी प्रिंटिंग ठीक से नहीं हुई है, और कोई टेंडर बोर्ड आपका पड़ गया। मान लो आपके यहाँ 2 टेंडर बोर्ड पड़े, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। और कोई एक ऐसा मतदाता आता है जो कहता है कि मुझे भाई सरपंच का वोट ही नहीं डालना है, तो आप यहाँ लिख देंगे 1। इस प्रकार से कुल संख्या कितनी हो गई? 5, 2, 7, 1, 8। तो आगे यहाँ जहाँ योग का कॉलम है, यहाँ हम 8 लिख देंगे। फिर अगला कॉलम है, मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। लिखा है 3 में से 4 घटाइए। 3 कैसे? जो आगे लिखा हुआ था कि मतदान केंद्र में उपयोग में लाए गए कुल मतपत्रों की संख्या कितनी थी, हमने आपसे बताया कि 450 थी। अब 450 में हमने बताया कि जो ऐसे मतपत्र जिनका हमने उपयोग किया है और मतपेटी में नहीं डाले गए, उनकी संख्या 8 थी। तो अब हम क्या करेंगे, 450 में 8 घटा देंगे। 450 में 8 माइनस करेंगे तो आएगा 442। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे 442। मुझे विश्वास है कि आपको उक्त जानकारी भरना समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मतदान की तारीख भरना है। मतदान केंद्र का जो स्थान है उसको यहाँ भरेंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिखेगा, मतदान केंद्र का नाम लिखेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा, और जो पीठासीन की सील है उसको भी यहाँ लगाएगा। आगे लिखा है प्रारंभिक गणना का परिणाम, अर्थात मतगणना के बाद इसको यहाँ हमें फिल करना है। पहला बिंदु है, मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या। मान लो आपने के यहाँ 442 वोट पड़े थे और 442 वोट में कोई 2 वोट चुरा कर ले गए धोखे से, तो आपके यहाँ 442 वोट पड़े थे, 2 वोट माइनस कर देंगे, कितने बचे? 440। तो आप यहाँ लिख देंगे 440। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो हम आप यहाँ लिखेंगे 442। फिर आगे लिखा हुआ है, इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग 1 की मद 5 में दर्शाई गई मतपत्रों की संख्या में कोई अंतर है तो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाग 4 में कुल 450 वोट डाले गए थे और कुल जो है मतपेटी में मतपत्रों की संख्या हमें 442 प्राप्त हुई है, सॉरी 440 प्राप्त हुई है। तो हम वहाँ लिखेंगे और यहाँ पर जो है 442 में हम यहाँ उसका कारण दर्शा देंगे कि हमें मतपेटी में जो है 440 वोट प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है जो गणना पर्यवेक्षक है उसके यहाँ हस्ताक्षर होंगे, यानी कि आपके जो पीठासीन अधिकारी है उसके यहाँ दस्तखत होंगे, स्थान और तारीख लिखेंगे। इसके बाद जो है जो एजेंट्स हैं उनको ये मतपत्र लेखा उपलब्ध करवा देंगे और उनकी पावती भी इसके पीछे नाम लिखवा कर ले लेंगे। तो अध्यापक साथियों, इस प्रकार से
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए आपको अलग अलग। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।